क्या आपने कभी सोचा है आपके अपने ही हाथ एक दिन आपका साथ देना छोड़ सकते हैं? रात को हाथों में झंझनाहट, उंगलियों में सुनपना, चीज़ों को पकड़ने में दुश्वारी। ये आम थकन नहीं बल्कि एक ऐसी न्यूरोलॉजी आर्जे की इब्तदाई अलामत हो सकती हैं जो दुनिया भर में लाखों अफराद खुसूसन ख़वातीन को मुतासिर कर चुका है। जी हाँ, हम बात करते हैं CTS की, यानी कार्पल टनल सिंड्रोम। ये क्या है, किन को होता है, क्यों होता है, क्या ये आर्जी मसला है या मुस्तकिल, क्या इसका इलाज मुमकिन है? हम इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। दवाएं, वर्जिशें, स्टीरॉयड इंजेक्शन, सर्जरी, सब कुछ आपको बताएंगे। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और जानिए कि कहीं आपका या आपके चाहने वालों का हाथ खतरे में तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कार्पल टनल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें वो नस जिसका नाम मीडियन नर्व है वो दबाव का शिकार हो जाती है। और मीडियन नर्व पर यह दबाव आता है यहाँ कलाई पर, जहाँ एक टनल है, एक सुरंग नमा तंग सा रास्ता जिसका नाम कार्पल टनल है, जहाँ से ये नर्व गुजर कर हाथ में जाती है। जब किसी सबब से ये टनल या सुरंग नमा रास्ता सिकुड़ जाता है, तंग हो जाता है, तो ये मीडियन नर्व को दबाता है और नतीजतन कार्पल टनल सिंड्रोम की अलामत जाहिर होती हैं। इब्तिदा में ये अलामत सुनसनाहट या झनझनाहट की शक्ल में अंगूठे और इन दो उंगलियों में जाहिर होती है। कभी कभी मरीज पूरे हाथ में भी ये चीज़ महसूस करता है। अक्सर औकात ये तकलीफ रात को होती है। कभी मरीज नींद से उठ जाता है और हाथों को इस तरह से झटकने लगता है जिससे उसकी तकलीफ में बेहतरी आती है। कुछ लोगों को, खुसूसन वो लोग जो ऐसे काम करते हैं जिनमें हाथ या कलाई पर बार बार हरकत होती है, जैसे टाइपिंग करने, ड्रिल मशीन वगैरह पर काम करने वाले, उनको काम के दौरान भी ये तकलीफ महसूस होती है और वो अपना काम छोड़कर अपने हाथों को दबाते हैं या झटकने लगते हैं। कुछ लोगों को दर्द भी होता है और अगर बीमारी बढ़ जाए तो ये मसल जो कि अंगूठे को हरकत देता है ये भी गलना शुरू हो जाता है, कमजोर होना शुरू हो जाता है। अमूमी तौर पर यह तकलीफ सिर्फ हाथ तक महदूद होती है, लेकिन अगर मीडियन नर्व पर ज्यादा अरसा तक दबाव रहे तो यह बाजू में भी होने लगती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि वो कौन लोग हैं जिनको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। नंबर 1, खवातीन इससे सबसे ज्यादा मुतासिर होती हैं, खुसूसन दौरान हमल, या अगर उनको हाई शुगर या हाइपोथायराइड यानी थायराइड हार्मोन्स की कमी वाली बीमारी हो, या वो जो मोटापे का शिकार हो। वो लोग जिनको जोड़ों की बीमारी, जिसको हम कॉमनली रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, या जो गिरने और एक्सीडेंट के बाइस उनकी कलाई की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया हो। वो लोग जो ऐसे पेशे या काम से वाबस्ता हों जिनमें उंगलियों या कलाई को बार बार हरकत दी जाती है, जैसे लैपटॉप इस्तेमाल करने वाले, कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले, बावर्ची, दर्जी, कसाई या मशीनों पर काम करने वाले लोग। नाजरीन, कार्पल टनल सिंड्रोम को डायग्नोज करने के दो तरीके हैं, अलामात के जरिए और नसों के टेस्ट के जरिए। अगर आपके अंदर ऊपर बताई हुई अलामात मौजूद हैं, खुसूसन वो रात के टाइम पर आपको तंग करती हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम होगा। याद रखिए कि अगर कार्पल टनल सिंड्रोम एक हाथ में भी हो सकता है और दोनों हाथों में भी। आपको मैं 3 तरीके बता रहा हूं, ये आप खुद पर करें। इससे मीडियन नर्व पर दबाव आता है। अगर इनके करने से आपके अंदर अलामत जाहिर होती हैं तो इसका मतलब यह होगा कि आपको कंफर्म्ड कार्पल टनल सिंड्रोम है। पहला तरीका, उसे हम डर्किन टेस्ट कहते हैं। आप अपनी कलाई पर इस जगह दबाव डालें और इस दबाव को 30 सेकंड तक बरकरार रखें। दूसरा तरीका, टनल साइन। आप अपनी कलाई को इस जगह, जिस हाथ में भी तकलीफ हो, चाहे इसमें हो या उसमें हो, दूसरे हाथ की 2 उंगलियों से हिट करें और ये हिटिंग जो है 5 से 10 सेकंड तक रहेगी और आपने देखना है कि आपके अंदर अलामत जाहिर होती हैं कि नहीं। तीसरा तरीका, फेलन साइन या फेलन मैनूवर। इसमें दोनों हाथों को कलाई से मोड़कर दिखाई गए तरीके से आप 30 से 60 सेकंड तक रखेंगे। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं और इससे आप ऐसे भी कर सकते हैं।
इससे भी अगर अलामत जाहिर हों तो इसका मतलब है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है, क्योंकि इन तमाम तरीकों से आप मीडियन नर्व के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। याद रखिएगा, अगर इन तीनों तरीकों से जो दबाव आपने मीडियन नर्व पर डाला और अगर अलामत किसी एक से भी जाहिर नहीं हुई तो इसका हरगज मतलब ये नहीं कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं है। ये टेस्ट कुछ लोगों में नेगेटिव भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं नसों के टेस्ट की, इसे जरा अच्छी तरह समझिएगा। इस टेस्ट का नाम है NCS EMG। ये टेस्ट तो एक ही है लेकिन इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा NCS यानी नर्व कंडक्शन स्टडी, जिसमें मीडियन नर्व और इसके साथ जो बराबर में दूसरी नर्व्स होती हैं उनके ऊपर हल्का सा काबिल बर्दाश्त करंट देकर चेक किया जाता है। जबकि EMG यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी में हम इस मसल में बहुत ही बारीक सुई डालकर इस मसल्स की एक्टिविटी को चेक करते हैं। ये दोनों प्रोसीजर जो हैं वो काबिल बर्दाश्त हैं और तकरीबन 99% से ज़्यादा लोग बआसानी ये टेस्ट करवा लेते हैं। अब सवाल ये है कि क्या नसों का ये टेस्ट हर मरीज में करवाया जाता है? तो जवाब है नहीं। एक अगर हमें शक हो कि पता नहीं ये कार्पल टनल सिंड्रोम है या कुछ और, तो उस वक्त ये टेस्ट करवाते हैं ताकि कार्पल टनल सिंड्रोम को कंफर्म करें। दूसरा, अगर मरीज की अलामात से और 3 तरीकों से जो मैंने ऊपर आपको बताया है उनसे कंफर्म हो गया कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम ही है, तो फिर नसों का ये टेस्ट हम इसलिए करवाते हैं कि ये जाने कि इस कार्पल टनल सिंड्रोम की सिवियरिटी यानी शिद्दत कितनी है। ये माइल्ड यानी हल्का है, दरमियाना यानी मॉडरेट है, या शदीद यानी सीवियर है। अगर सीवियर हो तो हम ऐसे मरीज को बिल्कुल कह देते हैं कि आपको सर्जरी करवानी चाहिए, क्योंकि अगर सर्जरी नहीं करवाएंगे तो ये मसल्स कमजोर होते होते बिल्कुल गल जाएगा और आपका अंगूठा इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेगा। अब बात करते हैं इलाज की। आप इस हिस्से को बहुत अच्छी तरीके से समझें। मैंने आसानी के लिए इलाज को 3 लेवल्स में तकसीम किया है। स्क्रीन पर आप इन तीनों लेवल्स के इलाज की तफसील देख सकते हैं। लेवल 1, इसमें जितने भी इलाज हैं वो हम आने वाले तमाम मरीजों को बताते हैं। अगर आप मेरे पास पहली दफा आएंगे तो आपको इसी लेवल 1 के इलाज के बारे में बताया जाएगा। ये खुसूसन उन मरीजों के लिए है जिनका कार्पल टनल सिंड्रोम माइल्ड है या मॉडरेट डिग्री का है। आए एक एक करके इसे समझते हैं। इसमें इलाज के लिए पहली चीज जो हम मरीज को बताते हैं वो कहते हैं कि आपने सॉफ्ट रिस्ट ब्रेस या स्प्लिंट पहनना है। जब आपकी कलाई ऐसे या ऐसे ज्यादा देर तक पड़ी रहे, जो कि अमूमन सोते में होती है, तो कलाई को सीधा रखने के लिए हम स्प्लिंट एडवाइस करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। याद रखिएगा कि ये कोई आम कपड़ा नहीं है, बल्कि इसके दरमियान लोहे की एक चपटी रॉड होती है जो आपकी कलाई को सीधा करके रखती है। इसे आप सोते वक्त पहनेंगे, और अगर आप काम के दौरान महसूस करते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम की अलामात आपको काम के दौरान तंग करती हैं, तो ठीक है, काम के दौरान भी आप इसको पहन सकते हैं। अगर इसके पहनने से आपकी तकलीफ में बेहतरी आ जाए तो कम से कम 6 हफ्ते बाकायदगी से रोजाना की बुनियाद पर पहने, फिर उसके बाद कभी कभी हस्बे जरूरत पहन सकते हैं। बराह मेरे मेहरबानी इसे हर वक्त पहन कर ना रखें। इलाज का दूसरा हिस्सा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। मैं अमूमन मरीजों को न्यूरोबियान का कोर्स करवाता हूं, जो कि 5 इंजेक्शन पर मुश्तमिल होता है। यह आप रोजाना लें या एक दिन छोड़कर। आप इसे IV या नस में भी ले सकते हैं या मसल्स में भी, क्योंकि न्यूरोबियान में ज्यादा दवाई होती है, तकरीबन 3 cc या 3 ml। इसलिए मैं मरीजों को डेल्टोइड ये वाला मसल जो है, इसके बजाय मैं उन्हें कहता हूं कि हिप के पट्टों में लगाएं, जो कि इंट्राग्लूटियल हम उसको कहते हैं, IG। ये विटामिन मीडियन नर्व में जो दब गई है इसकी रिपेयरिंग में और सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, और अक्सर मरीज इसके लगवाने के बाद अपनी अलामात में बहुत बेहतरी महसूस करते हैं। इसके बाद आप चाहें तो न्यूरोबियान की 1 गोली रोजाना भी ले सकते हैं। न्यूरोबियान में मौजूद विटामिन B1 और B12 के अलावा B6 भी मौजूद होता है, और इसका बहुत ज्यादा रिसर्च बताती है कि कार्पल टनल सिंड्रोम में इसका अच्छा खासा रोल है उसकी बेहतरी में। लेवल 1 का जो तीसरा इलाज है वो है पेन किलर्स, गोलियों का इस्तेमाल। मैं इसे ज्यादा नहीं इस्तेमाल करता। अगर कलाई में किसी शख्स को ज्यादा दर्द हो तो NSAID कैटेगरी की दवाइयां, जैसे कि आप स्क्रीन पर देखते हैं, इनको हम देते हैं।
लेकिन अगर कोई मरीज ये कंप्लेन करे कि डॉक्टर साहब उंगलियों और अंगूठे में, हाथ में हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, झंझलाहट बहुत ज़्यादा हो रही है, सुनपना हो गया है, तो ऐसे मरीजों को हम 2 गोलियां, जैसे कि या तो प्रीगैबलिन या गाबापेंटिन के फार्मूले वाली दवाइयां हम देते हैं। लेकिन नाजरीन, ये दवाइयां डॉक्टर के मशवरे से अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि हर दवाई में कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। जब आप मशवरा करते हैं तो डॉक्टर आपको उस बारे में गाइड करता है। लेवल 1 का जो चौथा इलाज है वो ये है कि अगर किसी को थायराइड है, हाई शुगर है, जोड़ों की बीमारी है, तो उनको इलाज जरूर करवाना होता है। अगर वजन ज्यादा है तो बेहतर होगा कि आप अपना वजन भी कम करें, क्योंकि ये चौथे नंबर के इलाज जो लेवल 1 का है, ये वो बीमारियां हैं जो कि आपके कार्पल टनल सिंड्रोम में अपना हिस्सा डाल रही है, तो इनको कंट्रोल करना जरूरी है। लेवल 1 का जो 5वां इलाज है वो है मसाज। ये जो आप देख रहे हैं ये जैपनीज मसाज है। कोई क्रीम या तेल हाथ और हथेली पर लगाएं, फिर 2 मिनट तक दिखाए गए तरीके से सुबह शाम मसाज कर सकते हैं। तरीके का जरूर ध्यान रखें कि किस डायरेक्शन में आपने उंगलियों को हरकत देनी है। छठा जो इलाज है लेवल 1 का वो है कि वर्जिशें करना। देखिए, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, इनको सुबह और शाम करना होता है। खुद करें या किसी तजुर्बेकार फिजियोथेरापिस्ट से मशवरा करें, उनसे करवाएं या उनसे एक दफ़ा सीख लें, या मैं आपको बता रहा हूं आप मेरी वीडियो से सीखने की कोशिश करें। इन वर्जिशों को करने के 3 फायदे हैं। एक, इनसे मोटर न्यूरॉन की हरकत कलाई में बेहतर होती है, क्योंकि यहां सोजिश होती है, तो सोजिश के नतीजे में जो करीब में दूसरे टिश्यूज होते हैं वो उनसे चिपक जाती है, तो वो खतरा कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। दूसरा, खून का दौरानिया या वर्जिश करने से बढ़ जाता है, जो कि हेल्थ के लिए बेहतर है नर्व की। और तीसरा, मीडियन नर्व के ऊपर दबाव में कमी आ जाती है। मैं आपको घर में करने वाली ये जो 3 वर्जिशें बता रहा हूं, वर्जिशें तो काफी हैं, लेकिन सिर्फ अगर कोई शख्स ये 3 वर्जिशें भी करे तो बहुत है। तो आपने इन्हें सुबह शाम जरूर करें। नंबर 1, अपना बाजू मुकम्मल सीधा रखें और दिखाए हुए तरीके के मुताबिक अपने हाथ कलाई से अपनी तरफ खींचिए, पहले ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ। ये खिंचाव 15 से 30 सेकंड तक बरकरार रखें। ये 1 साइकिल हुई, ऐसी 3 साइकिल्स आप करेंगे। नंबर 2, दिखाए गए तरीके से अंगूठा अंदर करें, उंगलियां बंद करके मुट्ठी बनाएं, फिर पहले 5 मरतबा अंदर बाहर, और फिर इसी पोजीशन में रहते हुए 5 मरतबा ऊपर नीचे कलाई पर मुट्ठी को हरकत दें। ये 1 साइकिल हुई, इस ऐसी 3 साइकिल्स करें। तीसरी वर्जिश, कोई वजन वाली चीज हाथ में लें, फिर दिखाए गए तरीके से 5 मरतबा एक तरफ और 5 मरतबा दूसरी तरफ हाथ को कलाई पर हरकत दें। ये 1 साइकिल हुई, ऐसी 3 साइकिल करें। नाज़रीन, लेवल 1 की ये 6 चीजें अमूमन मरीज को तजवीज की जाती हैं और अक्सर मरीज इसी से ही बेहतरी महसूस करते हैं। लेकिन अगर बावजूद इन तमाम इलाजों के हाथ की तकलीफ में बेहतरी ना आ रही हो, तो मरीज को लेवल 2 का इलाज यानी स्टीरॉयड इंजेक्शन तजवीज किया जाता है। ये इंजेक्शन ब्लाइंडली यानी डायरेक्ट भी लगाया जाता है और अल्ट्रासाउंड की मदद से भी। ओपीडी में आप मरीज जाते हैं, वहीं पर ही डॉक्टर आपको लगा देते हैं। ये बहुत कारआमद होता है। तकरीबन 70 से 90% मरीज 2 हफ्तों में अपनी तकलीफ में बेहतरी महसूस करते हैं। लेकिन 2 बातें इस इंजेक्शन की मद में याद रखिएगा। एक, अगर नसों के टेस्ट में आपका कार्पल टनल सिंड्रोम शदीद यानी सीवियर नौयत का है, तो आपको ये इंजेक्शन नहीं लगवानी चाहिए, बल्कि आपको सर्जरी करवानी होगी। दूसरा, अगर 2 इंजेक्शन आपने लगवा लिए स्टीरॉयड के और फिर भी फायदा नहीं हो रहा है, तो बेहतर होगा कि आप सर्जरी ही करवाएं। बार बार के इंजेक्शन से कलाई में जो मौजूद हड्डियां हैं उनके डैमेज होने का खतरा होता है। और अब आखिर में बात करते हैं लेवल 3 के इलाज यानी सर्जरी की। इस सर्जरी को कार्पल टनल डीकम्प्रेशन सर्जरी भी कहते हैं और कार्पल टनल रिलीज या CTR भी कहा जाता है। 3 तरह के मरीजों को कहा जाता है कि आपको सर्जरी करवानी है। एक, वो मरीज जिनके अंदर नसों के टेस्ट यानी NCA EMG ने बताया कि इनका कार्पल टनल सिंड्रोम शदीद नौयत का यानी सीवियर है। दूसरा मरीज वो जिसको कम से कम 2 स्टीरॉयड इंजेक्शन लग चुके और कोई फायदा नहीं हो रहा। और तीसरा मरीज वो जिसको 6 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका, सब कुछ कर लिया लेकिन तकलीफ में बेहतरी नहीं आई। ये 3 मरीज वो होते हैं जिनको हम एडवाइस करते हैं कि आपको सर्जरी करवानी चाहिए।
नाज़रीन, ये एक माइनर सर्जरी होती है जिसे अमूमन हाथ को सुन करके किया जाता है। दिखाए गए तरीके के मुताबिक कलाई में मौजूद एक सख्त बैंड जिसे लिगामेंट कहते हैं और जो मीडियन नर्व को दबा रहा होता है उसे काट दिया जाता है, जिससे मीडियन नर्व के ऊपर जो मौजूद दबाव है वो खत्म हो जाता है। फिर जख्म पर टांके लगाकर बंद कर दिया जाता है। ये ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के 1 या 2 घंटे बाद आपको छुट्टी दे दी जाती है और जो टांके लगे हैं वो 10 से 12 दिनों में खोल दिए जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टीरॉयड इंजेक्शन हो या ये सर्जरी हो, ये इसके लिए हॉस्पिटल में दाखिला की जरूरत नहीं होती। इसको एज अ ओपीडी भी किया जा सकता है या डे केयर के अंदर भी किया जाता है, जिसमें आपको 1-2 घंटे स्टे करवा के फिर छुट्टी दे दी जाती है। अब सवाल यह है कि ये इंजेक्शंस कौन लगाता है और ये सर्जरीज कौन करता है? मैं नहीं करता, न्यूरोलॉजिस्ट का ये काम नहीं है। जहां तक स्टीरॉयड इंजेक्शंस का ताल्लुक है, हम अमूमन रोमेटोलॉजी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, हमारे हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छे रोमेटोलॉजिस्ट हैं, मैं उनके पास ये पेशेंट भेजता हूँ। ऑर्थोपेडिक सर्जन भी ये इंजेक्शंस लगाते हैं। लेकिन जहां तक सर्जरी का ताल्लुक है तो सर्जरी ज़्यादातर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स करते हैं, लेकिन न्यूरो सर्जरी वाले भी ये सर्जरी करते हैं। इसके साथ ही मैं इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।